नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर केदारनाथ की, जहां हुई भारी तबाही की यादें एक बार फिर उतने ही दिल दहला देने वाली तस्वीरों में सामने आई है। रेस्क्यू टीम 3 दिन से केदार घाटी में कंकालों की तलाश कर रही है और आज टीम ने उन 33 लोगों के कंकाल बरामद किए जो आपदा के बाद जान बचाने के लिए यहां वहां भागे थे। टीम ने पाया कि लोग छोटी छोटी गुफा में जान बचाने के लिए छुपे थे। बचने के लिए जिसको जो सहारा मिला वो वहीं बैठ गया, लेकिन उस दिन कुदरत इतनी बेरहम थी कि कोई जिंदा नहीं बचा। टीम को जो कंकाल 3 दिनों में मिले हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लिए अपनी जान बचाने की मुद्रा में बैठे थे। कंकालों को देखकर ऐसा लगता है कि सब ने ठंड से बचने के लिए पत्थरों का सहारा लिया, लेकिन वो वहीं अकाल मौत का शिकार हो गए। कंकाल मिलने की सूचना के बाद जिन टीमों को पहाड़ पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया है वो भी मौजूदा हालातों और कंकालों का मंजर देखकर सहमे हुए हैं। सभी कंकाल ऐसी जगह पर मिले हैं जो 3000 फीट पर है। घाटी में और कंकाल होने की संभावना को देखते हुए अब और टीमें लगाई गई हैं और अगले 10 दिनों तक पूरे इलाके में कंकालों को खोजने का काम ये टीमें करेंगी। सभी कंकालों का डीएनए सैंपल भी ले लिया गया है और हिमालय की ऊंचाइयों में इनका अंतिम संस्कार एसडीआरएफ और पुलिस के जवान पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। जो मुझे रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो जान बचाने के लिए वहां से निकले, वो लोग जो हैं जहां पर भी उनको कोई गुफा जैसा और कुछ बचाव के लिए जगह मिली उन जगहों पर चले गए, उनके अंदर चले गए और वहीं बहुत दुखद है और मैं बहुत भरे मन से इस बात को कह रहा हूं कि भूख प्यास के कारण हो सकता थकान भी हो, वो लोग वहीं काल कल्पित हो गए। जो लोग वहां से उस रूट से गए, उस पूरे 25-30 किलोमीटर में पानी नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि प्यास भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लोग आगे तक अपना सफर नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात एक और चीज पाई गई है कि मोस्टली 95% जैसे 31 जितने भी स्केल्टन मिले हैं, उस स्केल्टन में से करीब 27 ऐसे स्केल्टन है जो 3700 मीटर से लेकर 4300 मीटर के बीच में ही ये मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर कोई पेड़ नहीं है, तो जो ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए जो चट्टानों के जो गुफे टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर है वहां पर उन्होंने शरण ली होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए जाबाज जवान सुधीश कुमार के शव को अब से कुछ ही देर पहले अंतिम विदाई दी गई। यूपी में संभल के रहने वाले सुधीश पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए थे। शहादत से गांव वालों का सीना चौड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन नौजवान गुस्से के मारे पाकिस्तान पर बरस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारे जवान पाक धोखेबाजी की कीमत चुकाते रहेंगे। जाबाज सुधीश कुमार कटारिया की शहादत को आंसुओं से सलाम किया जा रहा है। जम्मू में एलओसी पर शहीद हुए सुधीश के घर मातम पसरा है। पत्नी की चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। हाथों में पति की तस्वीर है और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। जो माँ अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाती थी, अब उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। जम्मू के राजौरी में एलओसी के पार से पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी शुरू कर दी। 16 अक्टूबर को सीज फायर तोड़ते हुए पाक सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसी फायरिंग में सेना के वीर सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। सुधीश पश्चिमी यूपी के संभल में पदसुखा गांव के रहने वाले थे। दिवाली पर आने का वादा किया था, मगर उनके शहीद होने की खबर आई और ये खबर सुनकर फौज में उनके भाई का खून खौल उठा। भाई को, मुझे अपने भाई पर गर्व है
लेकिन ये है कि मैं अपने भाई को बदला जरूर लूँगा। सीमा पर जाकर भी ये है कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा मैं भी मारूंगा किसी को, अपने भाई के तो साथ बेकार नहीं जाने देंगे। सुधीश के घर भले ही आंसुओं और मातम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी बीच तमाम नौजवानों ने ये कसम खाई है कि जिन्होंने सरहद पर ये नापाक हरकत की है उन्हें हर हाल में सबक सिखाएंगे। सुधीश की शहादत ने गांव वालों के दिल में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने का हौसला और भी मजबूत कर दिया है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अनूप कुमार, संभल आज तक। उधर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री संघ की शरण में है। पर्रिकर का कहना है कि संघ की ट्रेनिंग के बूते ही सरकार ऐसे कड़े फैसले ले सके। When I came to central government as a defense minister, I knew nothing. I wonder, महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहाँ से मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट, मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर, बट दिस वाज क्वाइट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। इस तरह की इसका मतलब वैसे ही निकलता है कि इन आरएसएस ने ट्रेनिंग दे दिया था बोल के। आरएसएस की शिक्षा थी, एक सोच या कह लें, ये कहना चाहिए। ये देश के जवानों का अपमान है इस तरह बोलना। आरएसएस यहाँ जवानों को आके ट्रेन करेगी क्या, या उनका सिद्धांत बताएंगे? पूरा देश इस तरह से नहीं होता है। कुछ ही महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पर समाजवादी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो गया? क्या फिर से अखिलेश यादव को यह मौका मिलेगा? परिवार के अंदर के झगड़े को लेकर के बहुत वक्त से इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ था, पर आखिरकार इस सारे सस्पेंस पर आज ब्रेक लगा दिया गया। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे। पार्टी अपना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, निर्वाचन लेंगे, निर्विवाद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के इस बयान ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। अखिलेश पहले ही नाराज चल रहे थे और पिता ने जब बेटे के हसीन सपने को तोड़ा तो तनातनी और बढ़ गई। लिहाजा मुलायम के करीबी और पार्टी महासचिव को विशेष तौर पर दिल्ली से लखनऊ भेजकर ऐलान कराया गया कि अखिलेश ही सीएम उम्मीदवार के चेहरे होंगे। अमर सिंह की वापसी, गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाना और टिकटों के टकराव पर समाजवादी पार्टी अपनों से ही जूझ रही है। मुलायम ने जब अखिलेश के विरोध को हवा में उड़ाकर शिवपाल को तवज्जो दी तो पार्टी सियासी दुश्मनों के बजाय अपनों में उलझने लगी। मुलायम के ऐलान के बाद खुद शिवपाल को लगा कि बात दूर तलक निकल चुकी है, लिहाजा सफाई वो भी बार बार देने लगे। अगर हम बहुमत में आते हैं और बहुमत में आएंगे तो अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित करेंगे मुख्यमंत्री के। उधर अखिलेश के लिए गुड न्यूज बिहार से भी आई। नीतीश कुमार अखिलेश का साथ देने को राजी हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। अखिलेश जी युवा चेहरा है, कोशिश किया है काम करने का। मैं तो बार बार अखिलेश जी को कहता हूं, अखिलेश जी हिम्मत करिए, यूपी में शराबबंदी लागू कर दीजिए। अगर ऐसा हिम्मत करिएगा तो हम लोग भी आपका साथ देने के बारे में सोचेंगे। सियासी मोर्चेबंदी के बीच एक युद्ध तो अखिलेश ने फिलहाल जीत लिया है, लेकिन अभी भी पार्टी और परिवार में चाचा, बाहरी, गायत्री और टिकट जैसे दांवपेच उनकी अग्नि परीक्षा लेने को बेताब है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। उत्तर प्रदेश में राम नाम पर चल रही राजनीति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। उधर आप जय श्री राम बोले और तुरंत प्रवीण तोगड़िया का बयान आ गया कि मंदिर बनवा दीजिए जल्दी। हम लोगों को कुछ नहीं करना, आप बोलिए, लेकिन जैसे ही बोले वैसे ही प्रवीण तोगड़िया जी का बयान आ गया कि मंदिर तुरंत बनाइए। सचमुच पूछेगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जब जब चुनाव आएगा तो मुद्दा छेड़ेंगे। ये मामला क्या है? लव लेटर मत लिखिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। जो भी आप कदम उठाइए, हम सब लोग इस मामले में आपका साथ देंगे। इस मामले में हम लोगों की राय बहुत स्पष्ट है, उसमें अगर मगर नहीं है।
जो भी करेगी केंद्र की सरकार और हमारी सेना, हम सब लोग साथ हैं। देश एक है, देश मजबूत रहेगा तो सब हम लोग अंदर बहुत बात कर लेंगे। क्या है विकास? आज 7% विकास दर की बात कर रहे हैं, 7% से अधिक विकास दर की बात कर रहे हैं। आंकड़े आप जिस प्रकार से भी मैनेज करिए, नए आधार पर आप आंकड़े जिस प्रकार से गढ़िए, लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, कहां दिख रहा है विकास? और हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। और एक बात जान लीजिए, हमको लोगों ने बैठा दिया है और हम काम कर रहे हैं। पूरे महागठबंधन का सहयोग है, समर्थन है, सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील कई इलाकों में अब रंग दिखा रही है। लोग चाइनीज सामान की होली जला रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ में भी चीनी सामान का बहिष्कार देखने को मिला। बांदा में भी लोगों ने चीनी सामान के खिलाफ आवाज उठाई। चाइनीज सामान के विरोध के चलते छोटे रिटेलर्स को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इन एफएसटी में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेल की सारी बड़ी खबरें आप देखते रहिए आज तक।